यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक, एस्परजिलस, डायटम, राइजोबियम, मैंगो प्लांट, स्लाइम मोल्ड, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोजोमा, प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट वाला प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में देखें तो दो जगह पे दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए लिखा गया है। एक तो स्लाइम मोल्ड का वेजिटेटिव स्टेज को भी हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और दूसरा मलेरियल पैरासाइट जो होता है उसको भी प्लाज्मोडियम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने मलेरियल पैरासाइट वाले की बात कर रहे हैं। ई कोलाई, नाइट्रोसोमनाज, ह्यूमन एंड कॉकरोच, ये कुछ एग्जाम्पल थे कुछ ऑर्गेनिजम्स के। अब हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कितने होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इनमें से कितने न्यूट्रिशन शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, मान लो इसने फीड किया, फीड करने के बाद में इसका डाइजेशन ये इंटरनली करता है। मतलब इसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेशन कहाँ पे करेगा? इंटरनली। डाइजेशन इंटरनल। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करता है और उसके बाद डाइजेशन अपनी बॉडी के अंदर करता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन मोड को हम बोलते हैं, न्यूट्रिशन मैकेनिज्म को हम बुलाते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स में दिखाई पड़ता है जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। आप इसको एज अ ट्रिक भी याद कर सकते हो कि जिनके पास में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ उनके अंदर ही होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई पड़ सकता है। जिनके पास सेल वॉल होती है उनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन एब्सेंट होता है कंप्लीटली। उनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन कभी भी दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, इसका वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी सेल वॉल एब्सेंट वाले ऑर्गेनिज्म है वो सारे होलोजोइक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनमें से कुछ मेंबर्स होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये दूसरा न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स होलोजोइक शो करते हैं। लेकिन जिसके पास सेल वॉल होती है वो तो कभी भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, फंजाई की बात करें, प्लांट की बात करें, तो इन तीनों के पास कभी भी होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं हो सकता। होलोजोइक किसके पास होगा फिर? कुछ प्रोटोजोआ के पास में और एनिमल्स के पास में। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है वो कुछ प्रोटोजोआ ऑर्गेनिजम्स के पास में, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और एनिमल्स के पास में पाया जाता है। पर हम हमेशा याद रखेंगे कि सारे प्रोटोजोआ के पास होलोजोइक न्यूट्रिशन हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। भाई ऐसा भी हो सकते हैं कि ये पैरासिटिक हो सकते हैं, है ना। अब हम इसके बाद एग्जाम्पल्स पे चलते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, एनाबीना जो है ये एक बैक्टीरिया है। हमने बताया बैक्टीरिया के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन हो ही नहीं सकता। बैक्टीरिया के पास में सेल वॉल होती है, और किसी के पास भी जिसके पास सेल वॉल है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो नहीं करता। नॉस्टॉक बैक्टीरिया है, सेल वॉल नहीं शो कर सकता। एस्परजिलस एक फंजाई है, सेल वॉल है, इसके पास कभी भी होलोजोइक शो नहीं कर सकता। डायटम भी के पास सेल वॉल होती है, कभी भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो नहीं कर सकता। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, नहीं शो कर सकता। मैंगो प्लांट है, नहीं शो कर सकता। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइट होता है, ये डिकम्पोजर की तरह वर्क करता है, तो ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। और स्लाइम मोल्ड में आपको मालूम होगा जो इसका रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है, जो स्पोर स्टेज होता है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और हमने पहले ही बता दिया कि अगर कहीं पे सेल वॉल है तो वो कभी भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता ही नहीं है। माइकोप्लाज्मा, अब माइकोप्लाज्मा के लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है, पर इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफिटिक पैरासिटिक होता है। जो इसका न्यूट्रिशन होता है दैट इज पैरासिटिक, मतलब ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है, अपने होस्ट का फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन शो नहीं होता। पैरामीशियम, जो पैरामीशियम है दैट इज एक प्रोटोजोआ है, और इसके पास माउथ होता है। पैरामीशियम का अगर हम डायग्राम बनाएं तो आपने बचपन से पैरामीशियम का डायग्राम बनाया होगा। तो पैरामीशियम की बॉडी में साइड में इस तरह से एक माउथ होता है, जिसके पास एक कैविटी होती है, ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू ये फूड कैप्चर करता है, फूड को एनगल्फ करता है और अपनी बॉडी में डाइजेशन करवाता है। क्योंकि ये फूड को एनगल्फ करता है और डाइजेशन अपनी बॉडी में करवाता है, इसीलिए पैरामीशियम के पास में होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है।
ट्रिप्नोजोमा एक फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ है जो कि स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। तो ट्रिप्नोजोमा पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उससे खाना ऑब्टेन करता है। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन को शो करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन ये शो नहीं करता। प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम अगेन एक पैरासाइट है। वैसे तो ये प्रोटोजोआ है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, पर क्योंकि इसके पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन है तो इसके पास होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, इसके पास में तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। नाइट्रोजोमोनाज एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास मिलता ही नहीं है। ह्यूमन और कॉकरोच दोनों एनिमल्स में आते हैं और हमने बिल्कुल डिस्कस किया है कि एनिमल्स के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में आता है। तो पूरा एनिमल किंगडम जो उसका कैरेक्टरिस्टिक न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमें पैरामीशियम में होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है, एक ह्यूमंस में होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है और कॉकरोच में होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन काफ़ी रेयर टाइप का न्यूट्रिशन है जो हायर ऑर्गेनिजम्स में जैसे एनिमल्स के अंदर और लोअर ऑर्गेनिज्म में देखें तो प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ के अंदर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सारे प्रोटोजोआ में ये दिखाई नहीं पड़ता। कुछ प्रोटोजोआ पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। तो ये आइडिया आप याद रख सकते हैं। अगर पूरे अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस। कौन से ऐसे स्पोर हैं जो मियोसिस के बाद में बनते हैं। देखो दो तरह के स्पोर होते हैं, एक ऐसे स्पोर जो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं, जो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं, और एक ऐसे स्पोर जो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं। जो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं उनको बोलते हैं एसेक्सुअल स्पोर। ऐसे स्पोर को हम एसेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। और अगर वो मियोसिस सेल डिवीजन के बाद बनेंगे तो उसको हम सेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। तो हमारे पास में टोटल दो टाइप के स्पोर हो गए, माइटोसिस और मियोसिस से, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पे मियोसिस के बाद बनने वाले स्पोर या सेक्सुअल स्पोर की बात करनी है। कौन कौन से सेक्सुअल स्पोर है समझते हैं। पहला कंडीशन दिया हुआ है एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया का जो एंडोस्पोर है ना वो एसेक्सुअल स्पोर है, वो सिर्फ उसको अनफेवरेबल टाइम को बाईपास करने में मदद करता है। तो वहाँ पे वो एसेक्सुअल स्पोर है और एसेक्सुअल स्पोर माइटोसिस के थ्रू बनना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है बैक्टीरिया में ना तो माइटोसिस होता है ना मियोसिस होता है। तो जो एंडोस्पोर होता है उसका बनने का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग टाइप से बनता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि बैक्टीरिया है हमारे पास में, मान लो यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। जब अनफेवरेबल टाइम आती है, जब भी अनफेवरेबल टाइम आता है, बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए डिफ़िकल्टी आती है, तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को कंडेंस कर लेता है और उस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर में एक मोटी वॉल डेवलप कर लेता है, कॉर्टेक्स डेवलप कर लेता है। ठीक है, इसी कॉर्टेक्स को क्या बुलाते हैं, एंडोस्पोर। ये जो सिंपल सा है दिस इज एंडोस्पोर है ना। तो बैक्टीरिया का एंडोस्पोर डिवीजन से नहीं बनता है, एक स्पेशल मैकेनिज्म से बनता है जहाँ पे वो अपने जेनेटिक मटेरियल को कंडेंस कर लेता है और उसके ऊपर में प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप कर लेता है। तो ये तो गलत हो गया, एंडोस्पोर तो मियोसिस से बन नहीं रहा। ज़ूस्पोर ऑफ एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो है वो एक फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। जो एल्ब्यूगो है वो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। आपको मालूम होगा फाइकोमाइसिटीज के अंदर में दो तरह के एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। एक होते हैं मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर जिनको हम ज़ूस्पोर बोलते हैं, जो मोटाइल फ्लैजेलेटेड हैं, पानी में फ्लैजेला के थ्रू मूव करते हैं। और दूसरे होते हैं एप्लानोस्पोर, जो नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, जिनके पास फ्लैजेला नहीं होते और वो पानी में मूव नहीं कर सकते। तो जो ज़ूस्पोर है ना वो एक्चुअल में एसेक्सुअल स्पोर है। फाइकोमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स के पास में, जैसे एल्ब्यूगो के पास में, ज़ूस्पोर एसेक्सुअल स्पोर की फॉर्म में दिखाई पड़ता है और एसेक्सुअल स्पोर माइटोसिस से बनते, मियोसिस से नहीं बन रहे होते। तो जो ज़ूस्पोर ऑफ एल्ब्यूगो है ये माइटोसिस से बनता है, मियोसिस से नहीं बनता। अप्लानोस्पोर ऑफ म्यूकर। म्यूकर वापस से एक फाइकोमाइसिटीज है, उसमें अप्लानोस्पोर बनता है, नॉन मोटाइल स्पोर बनता है, लेकिन नॉन मोटाइल स्पोर भी एसेक्सुअल स्पोर है और एसेक्सुअल स्पोर माइटोसिस से बनता है, मतलब ये भी मियोसिस से नहीं बनता। बेसिडियोस्पोर ऑफ न्यूरोस्पोरा। अब आपके दिमाग में बेसिडियोस्पोर समझ के ही आया होगा कि भाई बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है और बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल स्पोर होने की वजह से मियोसिस के बाद बनता है। पर इस ऑप्शन में प्रॉब्लम जो है वो न्यूरोस्पोरा को लेकर के है। न्यूरोस्पोरा एक एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है।
ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर ही नहीं है, तो जब ये मेंबर ही नहीं है तो ये ऑप्शन ही पूरा गलत हो जाएगा। कोनिडिया ऑफ कैल्प्स, कोनिडिया तो एक एसेक्सुअल स्पोर होता है, कोनिडिया तो एसेक्सुअल स्पोर होता है जो एक्सोजिनसली एक कोनिडियोफोर पे डेवलप करता है। बैक्टीरिया फंजाई का हाइफा है और हाइफा के ऊपर इस तरह का एक कोनिडिया फोर डेवलप करता है और इस कोनिडियोफोर पे कोनिडिया लगे होते हैं इस तरह से, है ना। तो क्लेविसेप्स के अंदर जो कोनिडिया बनते हैं दे आर एसेक्सुअल स्पोर, और एसेक्सुअल स्पोर हमेशा माइटोसिस से बनते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जाइगोस्पोर ऑफ राइजोपस, जाइगोस्पोर ऑफ राइजोपस, राइजोपस भी फाइकोमाइसिटीज का ही एक मेंबर है, राइजोपस भी फाइकोमाइसिटीज का ही एक मेंबर है, लेकिन यहाँ पर इसने बोला है जाइगोस्पोर। अच्छा, जो जाइगोस्पोर होता है फाइकोमाइसिटीज का, वो एक्चुअल में उनका डिप्लॉइड जाइगोट होता है, जो उनका डिप्लॉइड जाइगोट होता है ना, जो किसके थ्रू बनता है, मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से। फाइकोमाइसिटीज के अंदर में जब फ्यूजन होता है तो दोनों फ्यूजन साथ में हो जाते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम यहाँ पे जाइगोस्पोर बुलाते हैं। तो जाइगोस्पोर एक्चुअल में जाइगोट होता है ना। तो क्योंकि ये जाइगोट है तो ये डिवीजन से नहीं बन रहा है, ये तो फ्यूजन से बन रहा है, इन दोनों गैमीट्स के फ्यूजन से बन रहा है, तो इसमें तो ना तो माइटोसिस डिवीजन आएगा ना मियोसिस डिवीजन, तो ये भी कट गया। ऊस्पोर ऑफ एल्बियोगो, जैसे जाइगोस्पोर एक जाइगोट है फाइकोमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स में, जिनको हम बोलते हैं जाइगोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जाइगोमाइसिटीज जहाँ पर जाइगोट की फॉर्म में जाइगोस्पोर बनता है, और दूसरे मेंबर्स होते हैं ऊमाइसिटीज। तो जो फाइकोमाइसिटीज के दूसरे मेंबर्स होते हैं दे आर ऊमाइसिटीज, जहाँ पर जब गैमीट का फ्यूजन होता है तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है जिसका नाम होता है ऊस्पोर, जिसका नाम होता है ऊस्पोर। तो फाइकोमाइसिटीज दो मेंबर्स, दो सब क्लास में डिवाइडेड रहती है, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज में जो जाइगोट बनता है वो जाइगोस्पोर बनता है, ऊमाइसिटीज में जो स्पोर जाइगोट बनता है उसको बोलते हैं ऊस्पोर। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ऊस्पोर ऑफ एल्बियोगो, एल्बियोगो एक ऊमाइसिटीज का मेंबर है, फाइकोमाइसिटीज की जो सब क्लास ऊमाइसिटीज है उसका मेंबर है, तो यहाँ पर ऊस्पोर बनेगा। लेकिन जैसे जूस्पोर एक जाइगोट था वैसे ही ऊस्पोर भी एक जाइगोस्पोर एक जाइगोट था, उसी तरह से ऊस्पोर भी एक जाइगोट होता है। तो ये मियोसिस और माइटोसिस दोनों से नहीं बनने वाला, ये फ्यूजन से बनता है, गैमीट के फ्यूजन से। एस्कोस्पोर ऑफ पेनिसिलियम, अब एस्कोस्पोर आपको मालूम है कि एस्कोमाइसिटीज का सेक्सुअल स्पोर क्या होता है, एस्कोस्पोर, और ये क्योंकि सेक्सुअल स्पोर है तो मियोसिस के बाद बनेगा। इस पर ये वाला भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज ही होता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। तो जो 8th कंडीशन है एस्कोस्पोर ऑफ पेनिसिलियम, ये मियोसिस के बाद ही बनता है। तो कितने ऑप्शन ठीक हुए हमारे पास? हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ठीक हुआ, 8th वाला ऑप्शन ठीक हुआ, तो एक ही ऐसा स्पोर है जो मियोसिस के बाद डिवीजन से बन रहा है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेल्यूलोजिक सेल वॉल इज सीन इन लाइफ साइकिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें, और उनमें से पूछा गया है कि भाई सेल्यूलोजिक सेल वॉल, जो सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल, इनमें से किसकी लाइफ साइकिल में कभी ना कभी दिखाई पड़ती है, तो पूरी लाइफ साइकिल में दिखाई दे या मिनिमम कुछ स्टेजेस में दिखाई देनी चाहिए। पहली बात करते हैं डाई एटम। देखो डाई एटम या फिर अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर दो कंडीशन हो सकती है, या तो सेल वॉल प्रोटिस्टा में नहीं होती और या तो फिर सेल वॉल प्रोटिस्टा में होती है। जैसे नहीं होती है वो कौन कौन से एग्जाम्पल है, यूग्लिनॉइड्स में नहीं होती है, प्रोटोजोआ में नहीं होती है ना, स्लाइम मोल्ड की जो वेजिटेटिव स्टेज होती है, प्लाज्मोडियल स्टेज होती है, उसमें नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जिनके पास में सेल वॉल होती है, जैसे डायटम की बात करें, डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें, और प्लाज्मोडियम का जो स्लाइम मोल्ड का रिप्रोडक्टिव स्टेज है वहाँ पर भी सेल वॉल देखने को मिलती है। मज़ेदार बात यह है कि प्रोटिस्टा में जब भी सेल वॉल मिलती है तो 100% श्योर है कि ये सेल वॉल सेल्यूलोज की ही बनी होती है, या तो प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होती, और अगर प्रोटिस्टा में सेल वॉल होती है तो 100% श्योर है कि वो सेल्यूलोज की ही बनी हुई होती है। तो डायटम में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की है, क्योंकि डायटम भी एक प्रोटिस्टा का मेंबर है। ब्लू ग्रीन एल्गी, अब ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बनता है, ना कि सेल्यूलोज का, तो इसका जो सेल वॉल है दैट इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन रादर देन सेल्यूलोज।
कस्क्यूटा की बात करें तो कस्क्यूटा एक प्लांट है। प्लांट चाहे फोटोसिंथेटिक हो या फिर पैरासिटिक टाइप का प्लांट हो, प्लांट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसका कि उसके पास सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। तो कस्क्यूटा के पास में भी सेल्यूलोजिक सेल वॉल देखने को मिलेगी। आर्कीबैक्टीरिया की बात करें तो वापस से आर्कीबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, उसमें भी प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया। तो यहाँ पे स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन मिलता है। यहाँ पे सेल्यूलोज ना मिलकर के क्या मिलता है, स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन। तो यहाँ पे हमें स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन देखने को मिलता है। एल्ब्यूगो की बात करें तो एल्ब्यूगो जो है ना वो फंजाई का मेंबर है ऊमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज की क्लास होती है फंजाई की, और उस फाइकोमाइस्टीज की एक सब क्लास होती है ऊमाइस्टीज। ऊमाइस्टीज जो है ना ये एक्वेटिक फंजाई होते हैं। दीज आर एक्वेटिक फंजाई और एल्गल फंजाई, इनको हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, पानी में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि ऊमाइस्टीज के अंदर में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की होती है, वो काइटिन की नहीं होती। जैसे नॉर्मली फंजाई में सेल वॉल किसकी होती है, काइटिन की। बट एल्ब्यूगो ऊमाइस्टीज इकलौते ऐसे मेंबर है जहाँ पर सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो एल्ब्यूगो भी ऊमाइस्टीज का मेंबर है, यहाँ पर सेल वॉल सेल्यूलोज की होगी, तो ये हमारा टिक हो जाएगा। ठीक है। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड भी एक प्रोटिस्टा है। मैंने बताया था प्रोटिस्टा के अंदर अगर सेल वॉल मिलती है तो वो सेल्यूलोज की मिलती है, अदरवाइज वहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है। स्लाइम मोल्ड में दो लाइफ स्टेजेस बनती हैं, एक प्लाज्मोडियल स्टेज वेजिटेटिव स्टेज और दूसरी रिप्रोडक्टिव स्टेज या फिर स्पोर स्टेज। उसके रिप्रोडक्टिव स्टेज में सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। जो स्पोर वाला स्टेज होता है ना, इसमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये भी हमें टिक करना पड़ेगा, इसकी कहीं ना कहीं इसकी पूरी लाइफ में सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। अमीबा की बात करें तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ के पास सेल वॉल नहीं होती। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट के पास में सेल वॉल होती है, लेकिन काइटिन की, क्योंकि यहाँ पर काइटिन की सेल वॉल है तो सेल्यूलोज की सेल वॉल नहीं है। एंट की बात करें तो एंट तो एक एनिमल है और किसी भी एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना एक प्रोटिस्टा है, लेकिन इसके पास भी सेल वॉल नहीं होती। इसके पास में प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल। तो ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है जिनमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल मिलेगी। एक एग्जाम्पल डायटम है, एक एग्जाम्पल कस्क्यूटा है, एक एग्जाम्पल एल्ब्यूगो है, एक एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड है और एक एग्जाम्पल, ठीक है, 4 एग्जाम्पल है। तो हमारे पास में टोटल 4 एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हाउ मेनी ऑफ द गिवन किंगडम्स शो। जो 5 किंगडम्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बिटैकर ने बनाए थे उसके लिए कुछ कंडीशंस हमें दी गई हैं और हमें ये बताना है कि भाई पांचों में से कितने ऐसे किंगडम हैं जो इन पर्टिकुलर कंडीशंस को शो करते हैं। जैसे मैं एक करके बताता हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा। सेल वॉल, 5 जो किंगडम्स हैं उनमें से कितनों के अंदर सेल वॉल देखने को मिलती है। तो 5 जो किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें मोनेरा के पास में सेल वॉल होती है, प्रोटिस्टा के पास में सेल वॉल होती भी और नहीं भी हो सकती, मतलब हो सकती है। तो इसका मतलब हम इस पर टिक करेंगे। इसमें यही बोला गया है कि हाउ मेनी शो, मतलब किसी ना किसी मेंबर में वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो प्रोटिस्टा में बहुत सारे मेंबर्स के पास में सेल वॉल होता है, फंजाई के पास में सेल वॉल होता है, काइटिन का होता है जनरली, प्लांट्स के पास में सेल्यूलोज का सेल वॉल होता है। तो एक ही किंगडम ऐसा बचता है जिसके पास में सेल वॉल नहीं होता। तो कितने के पास में होता है, 4 के पास। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। दूसरा कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप होता है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसिस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। उसके आसपास में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनसे निकलने वाली एनर्जी को यूज़ करके वो अपना फूड सिंथेसिस कर ले, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस का जो न्यूट्रिशन है ये सिर्फ और सिर्फ मोनेरा या फिर बैक्टीरिया में मिलता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे मोनेरा होते हैं जो कीमोसिंथेसिस शो कर सकते हैं, जिनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती फूड सिंथेसिस करने के लिए। वो डायरेक्टली जो अपने आसपास केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनकी केमिकल एनर्जी को यूज़ करके फूड का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो कीमोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ 5 किंगडम्स में से मोनेरा में दिखाई पड़ता है। मतलब ये कितने किंगडम्स में दिखाई पड़ता है, एक किंगडम में। नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी। नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जब कोई बैक्टीरिया अपने अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दे, रिड्यूस करके अमोनिया बना दे। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी है ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के पास में होती है।
वो भी सारे बैक्टीरिया के पास में नहीं होती है, उन बैक्टीरिया के पास में होती है जिनके पास में डाई नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है, जिनके पास में डाई नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है। ये जो डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम है यही नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड बैक्टीरिया या मोनेरा की बॉडी में पाया जाता है। मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में है, मतलब वन, एक ही ऐसा किंगडम है। फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला, देखो बैक्टीरिया में फ्लैजेला हो सकता है, बिल्कुल बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास फ्लैजेला होता है, बहुत सारे ऐसे यूकैरियोट्स हैं जिनके पास में फ्लैजेला होता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि फ्लैजेला का कॉम्पोजिशन, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया का कॉम्पोजिशन होता है दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फ्लैजेलिन। एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, जिस सिकुड़ने वाला प्रोटीन होता है, जिसको फ्लैजेलिन बोलते हैं। यूकैरियोट्स में जो फ्लैजेला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है ना। लेकिन 5 में से कितने किंगडम्स में फ्लैजेला मिलता है? क्या मोनेरा में फ्लैजेला मिलता है? बिल्कुल मोनेरा में मिलता है। अच्छा, क्या प्रोटिस्टा में फ्लैजेला मिलता है? हाँ, प्रोटिस्टा के बहुत सारे मेंबर्स फ्लैजेला शो करते हैं। जैसे अगर हम यूग्लिना की बात करें, डाइनोफ्लैजेलेट की बात करें, तो वहाँ पर फ्लैजेला मिलता है। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ में भी मिलता है। अच्छा, फंजाई की बात करें, क्या फंजाई के पास में फ्लैजेला हो सकता है? ये थोड़ा सा एक बार सोच के जवाब देना। तो फंजाई की बात करें तो ज़्यादातर फंजाई के सेल के पास फ्लैजेला नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे प्रिमिटिव फंजाई होते हैं जैसे ऊमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़ के एक्वेटिक मेंबर्स, जिनके अंदर में मोटाइल स्पोर बनते हैं, जू स्पोर बनते हैं। ठीक है, तो जो जू स्पोर होते हैं उनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। तो जो फंजाई के एसेक्सुअल जू स्पोर होते हैं वहाँ पर भी फ्लैजेला देखने को मिलते हैं। तो फंजाई में भी फ्लैजेला हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला हो सकता है, प्रोटिस्टा के पास फ्लैजेला हो सकता है, फंजाई के पास फ्लैजेला हो सकता है। क्या प्लांट्स के पास फ्लैजेला हो सकता है? बिल्कुल, प्लांट्स के पास जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनके जो एंथीरोजॉइड होते हैं, अगर हम बात करें लोअर प्लांट्स में एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, है ना, तो ये लोअर प्लांट ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर इनके मेल गैमीट्स के पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात करें तो वहाँ पर नहीं होते। मतलब प्लांट के अंदर भी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में तो फ्लैजेला होता ही है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के स्पर्म सेल में फ्लैजेला पाया जाता है। इसका मतलब ये जो फ्लैजेला वाली कंडीशन है ये पांचों के पांचों किंगडम में पाई जाती है। तो अभी तक पहला ऐसा कैरेक्टर है जो पांचों के पांचों किंगडम में पाया जा रहा है। नेक्स्ट है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी बता दिया कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं जिनके पास में सेल वॉल नहीं होती है। अब सेल वॉल सिर्फ 2 ही ऐसे ग्रुप होते हैं जिसके पास सेल वॉल नहीं है, एक प्रोटिस्टा और एक एनिमल्स। कुछ प्रोटिस्टा के पास में सेल वॉल नहीं होती है और एनिमल्स तो 100% श्योर होता है कि उसके पास सेल वॉल एब्सेंट होगी। एनिमल्स के पास कभी भी सेल वॉल नहीं होती है और बहुत सारे ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जिनके पास में भी सेल वॉल नहीं होती है। तो जब भी सेल वॉल नहीं होती तभी ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिले। तो बहुत सारे प्रोटिस्टा में होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है और एनिमल्स में तो ज़्यादातर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ही मिलता है। बाकी अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, मोनेरा की, हम फंजाई की बात करें या फिर प्लांट्स की बात करें, इन तीनों ही कंडीशन में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्सेंट होता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने किंगडम में मिलेगा? 2 किंगडम में। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमें जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होना चाहिए। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बहुत सारे मोनेरा में पाया जाता है। भाई बहुत सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, जिसमें हमने ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, इन सब के अंदर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होते हैं। फंजाई के पास कभी भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता। फंजाई हमेशा डिकम्पोजर की तरह या फिर पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो भी सकता है और बहुत सारों में नहीं भी हो सकता। जैसे अगर हम डायटम्स की बात करें, डाइनोफ्लैजेलेट्स की बात करें, यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनके पास में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। प्लांट्स के पास में तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते ही हैं, लेकिन एनिमल्स में हमेशा एब्सेंट होते हैं। तो कितने किंगडम हो गए? एक मोनेरा, एक प्रोटिस्टा और एक प्लांटी। तो टोटल जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस दिखाई पड़ता है वो 3 किंगडम में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे हमने सेल वॉल 4 किंगडम, कीमोसिंथेसिस 1 किंगडम, नाइट्रोजन फिक्सिंग 1 किंगडम, फ्लैजेला 5 और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 और फोटोसिंथेसिस 3 किंगडम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द गिवन नॉट सीन इन मोनेरा। इनमें से कौन सा मोनेरा में दिखाई नहीं पड़ता है?
क्या मियोसिस दिखाई पड़ता है मोनेरा में या फिर माइटोसिस मोनेरा में दिखाई पड़ता है? देखो मियोसिस और माइटोसिस जो होते हैं ना, ये दोनों ही इनडायरेक्ट टाइप के डिवीजन हैं। इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन का मतलब होता है कि जब भी सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर बनते हों, जब भी सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर बने तो ऐसे डिवीजन को हम इनडायरेक्ट डिवीजन बोलते हैं, जो दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया में देखें तो बैक्टीरिया के सेल डिवीजन डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है। जो बैक्टीरिया का डिवीजन होता है दैट इज डायरेक्ट डिवीजन। यहाँ पे जीनोम डायरेक्टली डिवाइड कर जाता है विदाउट स्पिंडल फाइबर और उसके बाद में सेल डिवाइड करता है। तो जब स्पिंडल फाइबर बनता ही नहीं है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिवीजन या फिर बाइनरी फिजन। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर डायरेक्ट डिवीजन या बाइनरी फिजन ही शो करते हैं। मतलब बैक्टीरिया के अंदर माइटोसिस भी नहीं मिलेगा और मियोसिस भी नहीं मिलेगा। क्या जाइगोट मिल सकता है? अच्छा, जाइगोट जो मिलता है ना वो दो गैमीट के फ्यूजन से मिलता है। दो हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं जिसकी वजह से एक डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है। लेकिन आपको मालूम होगा जो प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जाइगोट में एब्सेंट होता है। जब जाइगोट में प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है तो वहाँ पे प्रॉपर गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, और गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होने से प्रॉपर जाइगोट का फॉर्मेशन भी वहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो ये भी बैक्टीरिया में नहीं मिलता। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने आसपास चलने वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अपने आसपास चलने वाली केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को यूज़ करके अगर वो अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा होता है तो इसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में दिखाई पड़ता है, तो ये भी हमारे बैक्टीरिया में दिखाई पड़ सकता है। सेल वॉल, बैक्टीरिया के पास में सेल वॉल होता है, वो भी एक केमिकल कॉम्पोनेंट का जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, जिसको क्या बोलते हैं अपने पेप्टिडोग्लाइकन। क्लोरोफिल ए, क्या बैक्टीरिया के पास में क्लोरोफिल ए होता है? देखो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो प्रिमिटिव पिगमेंट्स वाले होते हैं। अगर हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की भी बात करें, अगर हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की भी बात करें तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं उनके पास में प्रिमिटिव पिगमेंट देखने को मिलते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, यहाँ पर प्रिमिटिव पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हम हायर बैक्टीरिया की बात करें जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनके पास में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और जिस भी ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए पाया जाता है वो अपने फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। वो क्या रिलीज़ करता है? ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। मतलब क्लोरोफिल ए कुछ बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिल सकता है। क्या क्लोरोफिल बी किसी बैक्टीरिया में मिल सकता है? नहीं। कुछ बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए ज़रूर मिल सकता है साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो, लेकिन क्लोरोफिल बी मिलना बैक्टीरिया में पॉसिबल नहीं है, तो ये बैक्टीरिया में कभी भी नहीं मिल सकता। सीलिया, फ्लैजेला, ये कुछ सरफेस एक्सटेंशंस हैं। ये क्या है? सरफेस एक्सटेंशन। अच्छा, सरफेस एक्सटेंशन अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में दो तरह के सरफेस एक्सटेंशंस मिलते हैं। एक होता है फ्लैजेला, लंबा सा, जिसको बोलते हैं फ्लैजेला, और दूसरे होते हैं पिलाई। पिलाई, पिलाई छोटे भी हो सकते हैं जिनको हम फिम्बरी बोलते हैं। तो पिलाई छोटे भी हो सकते हैं, जिन छोटे पिलाई को हम फिम्बरी कह करके बुला रहे होते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया के पास में एक तो फ्लैजेला होता है और दूसरा बड़े पिलाई और तीसरा छोटे पिलाई। ये दोनों ही पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, पिलाई होते हैं, छोटे और बड़े। बैक्टीरिया के पास में सीलिया नाम का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। क्या फ्लैजेला होता है? बिल्कुल फ्लैजेला हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं। बैक्टीरिया के पास में एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए मीजोजोम होते हैं, उसके पास में हमारी तरह माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते। तो कितनी चीज़ें बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं? एक ये, दो ये, तीन, चार। इनमें से चार चीज़ें बैक्टीरिया में होती हैं, बाकी चीज़ें बैक्टीरिया में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पे बात करते हैं। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल गिवन इन द गिवन ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हमें कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हुए हैं और हमें डायरेक्टली उसमें पूछा है कि इनमें से जो जेनेटिक मटेरियल है, जो उनका जेनेटिक कंटेंट है, वो किससे मिल करके बना हुआ है, किस तरह का जेनेटिक कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, ये हमें समझ में आना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल, वो डीएनए मॉलिक्यूल जो सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए की फॉर्म में ही मिलता है, लेकिन वायरस के अंदर में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जहाँ पे आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है।
तो पहले तो हम जेनेटिक मटेरियल का एक बेसिक समझ लेते हैं कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक ऐसा बायोमोलिक्यूल होता है जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ पे हमेशा जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में मिलता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में। हाँ, अगर वो प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया है, मान लो कि अगर वो प्रोकैरियोट है या बैक्टीरिया है तो वहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होगा वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? सर्कुलर फॉर्म में, मतलब कुछ इस तरह का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बट इट इज़ सर्कुलर। वहीं पे अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है बट इट इज़ लीनियर डीएनए। मतलब ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है पर ये लीनियर डीएनए इस फॉर्म में होता है। यूकैरियोट्स के अंदर में पेयर की फॉर्म में डीएनए मिलता है। मतलब हमारे पास हर एक डीएनए का एक पेयर मिलता है जो हमें एक मदर और एक फादर से मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अगर वायरस की बात करें तो वायरस के अंदर में थोड़ा सा यूनिक कंडीशन होता है। वायरस के अंदर डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है। उसमें अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है कुछ वायरस में, और कुछ वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसी तरह से अगर हम डीएनए आरएनए की बात करें तो बहुत सारे वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और बहुत सारे वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा होता है। तो एक बार हम इन सारे ऑप्शंस को देखते हैं और इनमें कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है यही हमें समझना है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए काम करेगा जेनेटिक मटेरियल की तरह। डाई एटम जो है वो प्रोटिस्टा का मेंबर है, मतलब यूकैरियोट है तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए पाया जाएगा। ईस्ट जो है वो यूकैरियोट है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए पाया जाएगा। क्लेविसेप्स एक ईस्ट है, मतलब फंजाई एक प्रो यूकैरियोट है और यूकैरियोट में डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए मिलता है। न्यूरोस्पोरा फिर से एक फंजाई है, यूकैरियोट है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर। वायरस के अंदर में अलग अलग तरह का डीएनए हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें कोरोना वायरस में तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। टोबैको मोजाइक वायरस में भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। वायरॉइड की बात करें तो वायरॉइड के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और वो भी सर्कुलर फॉर्म में। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वो भी सर्कुलर फॉर्म में, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए यहाँ पर पाया जाता है, छोटा सा आरएनए पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर में हमने जैसा बताया था कि बैक्टीरिया ज़्यादातर टाइम्स डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए शो करता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर एक मेंबर होता है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है। तो माइकोप्लाज्मा इकलौता ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए है। एगारिकस एक यूकैरियोट है तो डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए पाया जाएगा। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। तो ये डीएनए के टाइप्स हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं जो जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में इनके अंदर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो 7th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द गिवन रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो, ऑक्सीजन रिलीज करने का काम होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है और वाटर को कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्सीजन में, ठीक है। पर क्या सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वाटर को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं? तो ऐसा नहीं है। दो तरह के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक बैक्टीरिया, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं। सल्फर बैक्टीरिया या तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। दूसरे टाइप के जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं दीज आर ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, है ना। अब अगर हम बात करें सल्फर बैक्टीरिया की तो सल्फर बैक्टीरिया के अंदर में क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता, यहाँ पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। जबकि अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जिनके अंदर भी क्लोरोफिल ए होता है वो वाटर को यूज़ करके ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करवा सकते। भाई जिनके अंदर भी क्लोरोफिल ए नहीं है वो क्या करते हैं,
सल्फाइड को यूज़ करके सल्फ़र रिलीज़ करते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पास क्योंकि क्लोरोफिल ए तो है नहीं, तो ये वाटर को यूज़ नहीं करते, सल्फ़र कंपाउंड H2S को यूज़ करते हैं और सल्फ़र मॉलिक्यूल को रिलीज़ करते हैं। वहीं पे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है वो वाटर को यूज़ करके ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये तो बात हो गई बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो सल्फ़र बैक्टीरिया हैं, ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया और पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया, और दूसरे टाइप के ब्लू ग्रीन एल्गी। जो दूसरा फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट्स में देखने को मिलता है। प्लांट्स के पास में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है जनरली। अब क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए है तो ये हमेशा फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करके ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन किस किस में रिलीज़ होगी, हर एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होना चाहिए। क्या पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होगा? नहीं, यहाँ पे क्लोरोफिल ए नहीं होता, प्रिमिटिव बैक्टीरियल क्लोरोफिल होते हैं। यूग्लिना का जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल ए है तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगी। डाई एटम्स के अंदर में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है, तो यहाँ पे भी क्लोरोफिल ए है तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी। नॉस्टॉक की बात करें तो क्लोरोफिल ए होता है क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है साइनोबैक्टीरिया, तो यहाँ पे क्योंकि क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो ये दूसरे टाइप का सल्फर बैक्टीरिया है, यहाँ पे सल्फर कंपाउंड रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। स्पाइरुलिना की बात करें तो स्पाइरुलिना एक साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है और ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं। गोनियोलेक्स ये एक डाइनोफ्लैजेलेट है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन कितनों के अंदर रिलीज होती है? 1 2 3 4 5 5 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे जो मेंशन्ड हैं जिनको ऑक्सीजन रिलीज जहाँ पर हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिलामेंटस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिलामेंटस यानी धागे नुमा, जब बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ एक लीनियर ऑर्डर में जुड़ जाते हैं तो ये जो कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एक लीनियर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसी को बोलते हैं फिलामेंटस बॉडी। इसी बॉडी को अपने क्या बुला रहे होते हैं? फिलामेंटस बॉडी। अब फिलामेंटस बॉडी इनमें से कितनों के अंदर दिखाई पड़ती है वो समझना है हमें। क्या ट्राइकोडर्मा में फिलामेंटस बॉडी दिखाई पड़ेगी? देखो ट्राइकोडर्मा है क्या? ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है, आपको मालूम होगा फंजाई कोई सा भी हो, फंजाई की बॉडी हाइफा की फॉर्म में, फिलामेंट धागे की फॉर्म में प्रेजेंट होती है जिसको हम हाइफा बोलते हैं। मतलब ट्राइकोडर्मा फंजाई में फिलामेंटस बॉडी प्रेजेंट होगी। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर अगेन एक फंजाई होता है और फंजाई की बॉडी हाइफा या फिलामेंट से ही बनी हुई होती है, तो ये भी ठीक है। नॉस्टॉक की बात करें तो नॉस्टॉक एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है जहाँ पे इस तरह से फिलामेंट की फॉर्म में बहुत सारे सेल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। यहाँ पर भी फिलामेंट धागे जैसी बॉडी प्रेजेंट होगी। स्लाइम मोल्ड में कॉलोनी का फॉर्मेशन ज़रूर होता है बट वो धागे नुमा कॉलोनी नहीं होती है, वो एक स्प्रेड कॉलोनी होती है, इस तरह से फैली हुई रहती है, यहाँ पे धागा नहीं बनता है। तो स्लाइम मोल्ड के अंदर फिलामेंटस ऑर्गेनाइजेशन नहीं प्रेजेंट होती। माइकोप्लाज्मा एक सिंगल सेल है, अगर एक सिंगल सेल अकेला पाया जा रहा है तो वहाँ पे भी फिलामेंटस बॉडी नहीं होगी। अगैरिकस की बात करें तो अगैरिकस जो है दैट इज़ मशरूम, तो जो अगैरिकस होता है दैट इज़ मशरूम। अच्छा, मशरूम की मेन बॉडी जो होती है ना, वो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मशरूम की मेन बॉडी ज़मीन के नीचे होती है, जो ऊपर उसका बाहर की तरफ निकला हुआ होता है दैट इज़ जस्ट इट्स फ्रूटिंग बॉडी। ये जो पूरा है दैट इज़ अ फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रूटिंग बॉडी। लेकिन जो मेन बॉडी है वो कौन सी होती है? मेन बॉडी सॉइल के अंदर में प्रेजेंट होती है, ये हाइफा की फॉर्म में, माइसीलियम की फॉर्म में, और मेन बॉडी फिलामेंटस फॉर्म में ही दिखाई पड़ती है। तो अगैरिकस में भी मेन बॉडी फिलामेंटस है। उस्टिलेगो की बात करें, उस्टिलेगो एक फंजाई है और फंजाई तो हमेशा हाइफा से बना होता है, तो फंजाई तो आपको सोचना ही नहीं है। प्रियोन की बात करें तो प्रियोन एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है, जो गलत फोल्ड हो जाता है, ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन, जो कि ब्रेन में न्यूरल इन्फेक्शन क्रिएट करती है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन को कैटलाइज कर देती है मिसफोल्ड होने के लिए, जिसकी वजह से फंक्शन प्रॉपर ब्रेन नहीं कर पाता। क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें बोल रहे हैं कि विच अमंग द गिवन सेल पोजेसेस कार्बोहाइड्रेट रिच सेल वॉल। इनमें से कितने ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास में सेल वॉल जो है
वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है, या फिर जो कार्बोहाइड्रेट है वो उनका मेजर कंपोनेंट होना चाहिए, मेन कंपोनेंट होना चाहिए उनकी सेल वॉल का। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमें सेलेक्ट करना है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। स्लाइम मोल्ड स्पोर। स्लाइम मोल्ड जो है एक प्रोटिस्टा है। स्लाइम मोल्ड वैसे तो सेप्रोफिटिक नेचर का होता है, और उसकी जो वेजिटेटिव स्टेज होती है, प्लाज्मोडियल स्टेज, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है, उसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन एक स्लाइमी कवरिंग होती है, इसीलिए इसको स्लाइम मोल्ड बोलते हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल टाइम आता है तो ये बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, और इस फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर में स्पोरेंजियम बनाता है, और इन स्पोरेंजियम के अंदर में अपने स्पोर डेवलप करता है। स्पोर डेवलप करता है। ये जो स्पोर है वो इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो स्पोर होते हैं इनके ऊपर में ट्रू वॉल या फिर सेल्यूलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो इसका स्पोर स्टेज होता है यहाँ पर एक सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि अगर हम इसका फीडिंग स्टेज या फिर वेजिटेटिव स्टेज की बात करें तो वहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सेल्यूलोज है जिस पे सेल वॉल बना हुआ है, सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है। मतलब स्लाइम मोल्ड के स्पोर में कार्बोहाइड्रेट की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नीम प्लांट एक ट्रू प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, हायर प्लांट है। प्लांट के अंदर में सेल वॉल हमेशा सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है, जो बीटा ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है। तो मतलब नीम प्लांट में भी सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट की होती है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है। अच्छा, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, वो आपको पता होगा पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। पेप्टिडोग्लाइकन, जिसमें ग्लाइकन एक पॉलीसैकेराइड को रिप्रेजेंट करता है, और छोटे छोटे क्रॉस लिंकिंग पेप्टाइड होते हैं जो उन पॉलीसैकेराइड चेन्स को क्रॉस लिंक कर रहे होते हैं। ये जो पॉलीसैकेराइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो NAMNAG की फॉर्म में ऑल्टरनेट कर रहा होता है। मतलब N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ये ऑल्टरनेटिवली एक बार NAM, एक बार NAG, एक बार NAM, एक बार NAG करके ये लंबी लंबी पॉलीसैकेराइड चेन बना देते हैं। जब ऐसे बहुत सारी चेन बन जाती हैं तो इनको क्रॉस लिंक करने का काम करता है पेप्टाइड। छोटे छोटे पेप्टाइड्स होते हैं जो इनको क्रॉस लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मेजर कंपोनेंट देखा जाए तो वो ग्लाइकन कंपोनेंट है, पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट है, जो कि 2 यूनिट्स के रिपीटिशन से मिलकर के बनता है। जो पॉलीसैकेराइड यहाँ पे बन रहा है वो एक NAM रिपीटिशन से बन रहा है और एक NAG के रिपीटिशन से बन रहा है। तो 2 डिफरेंट मोनोमर ऑल्टरनेटिवली रिपीट कर रहे हैं। मतलब ई कोलाई का जो सेल वॉल है वो भी कार्बोहाइड्रेट रिच है, यहाँ पे भी टिक लगा देते हैं। अब एल्ब्यूगो की बात करते हैं। एल्ब्यूगो एक ओमाइसिटीज या फिर फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। एल्ब्यूगो किसका मेंबर है? फाइकोमाइसिटीज का। और उसमें भी अगर हम इसकी सब क्लास देखें तो ओमाइसिटीज होती है। ओमाइसिटीज के लिए हमने बताया था कि भाई ओमाइसिटीज के मेंबर एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक होने के साथ में इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज सेल्यूलोजिक। अब क्योंकि इनकी सेल वॉल सेल्यूलोजिक है और एक्वेटिक नेचर में पाए जाते हैं तो हम इनको एल्गल फंजाई भी बोल रहे थे। और जो भी एल्गल फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज या फिर कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। तो एल्ब्यूगो की सेल वॉल भी सेल्यूलोज की कार्बोहाइड्रेट रिच बनी हुई है। अब आते हैं मशरूम पे। मशरूम एक फंजाई है जो किस क्लास को बिलोंग करता है? बेसिडियोमाइसिटीज। तो यहाँ पे मशरूम का लिख लेते हैं। मशरूम जो है वो एक बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई है। जो फंजाई के अंदर में सेल वॉल होती है दैट इज काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन अगेन एक पॉलीसैकेराइड है। जैसे सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है, ऐसे ही काइटिन भी एक पॉलीसैकेराइड है। काइटिन जो है वो होमोपॉलीसैकेराइड है। होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है जब एक सिंगल यूनिट बार बार रिपीट करे और बार बार रिपीटिशन करके एक चेन बना दे तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। और अगर मल्टीपल मोनोमर्स रिपीट हों, एक से ज़्यादा टाइप की शुगर रिपीट होती तो उसको हेट्रोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। लेकिन काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड होता है जहाँ पे कौन सी शुगर रिपीट करती है? एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन। बार बार एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन रिपीट करता है इस तरह से। एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन NAG, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन NAG, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन NAG। जब ये बार बार इस तरह से रिपीट करके एक लंबी सी चेन बनाता है, इसी को हम बोलते हैं काइटिन। और इसी काइटिन का क्या बना होता है? फंजाई की सेल वॉल, मशरूम की सेल वॉल। मशरूम की सेल वॉल काइटिन की बनी है, लेकिन है तो वो कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे भी हम टिक करेंगे। एनाबीना जो है ये एक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया हो या फिर नॉर्मल बैक्टीरिया हो,
उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकन हमने बता ही दिया, ई कोलाई के अंदर वो पॉलीसेक्राइड का बना हुआ है, NAM NAG के ऑल्टरनेटिव रिपीटेशन से। नॉस्टॉक अगेन एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो यहाँ पर भी साइनोबैक्टीरिया है, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट की सेल वॉल मानी जाएगी। डायएटम की बात करें तो डायएटम की जो सेल वॉल होती है दैट इज सेल्यूलोजिक। हमने बताया था कि भाई अगर प्रोटिस्टा में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसी भी प्रोटिस्टा के अंदर अगर सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो वो 100% टाइम सेल्यूलोज की होती है, अदरवाइज नहीं होती है ना। या तो प्रोटिस्टा के अंदर में सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है या तो एब्सेंट होती है। तो डायटम में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और प्रेजेंट होगी तो किसकी होगी, सेल्यूलोज की, और सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है, तो इस पर भी टिक मार दो। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, तो सेल वॉल किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन, और पेप्टिडोग्लाइकन एक कार्बोहाइड्रेट है, तो इसकी सेल वॉल भी कार्बोहाइड्रेट की ही बनी हुई है। एंट यानी कि चींटी, चींटी एक एनिमल है, और आपको मालूम होगा एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि एनिमल्स के पास कभी भी सेल वॉल नहीं मिलती है। 100% श्योरिटी है कि एनिमल्स के पास में कभी भी सेल वॉल नहीं मिल सकती, तो यहाँ पर तो सेल वॉल है ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट से बनने का मतलब ही नहीं है। अब अगर एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास में सेल वॉल होती है वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट रिच ही होती है, चाहे वो काइटिन की बनी हुई हो, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई हो, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई हो, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया में होता है। यहाँ पे तो एग्जाम्पल नहीं दिया था, बट अगर आर्कीबैक्टीरिया का भी एग्जाम्पल यहाँ पर होता तो उसकी सेल वॉल भी कार्बोहाइड्रेट से बनती है। मतलब एनिमल ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, कार्बोहाइड्रेट रिच होती है, दैट इज़ मेनली मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो वो कार्बोहाइड्रेट से रिच कंपोनेंट से बनी हुई होती है। चाहे आप स्लाइम मोल्ड स्पोर, तो आपको सिर्फ ये चेक करना था कि कितने ऐसे स्ट्रक्चर है जहाँ पर सेल वॉल मिलती है, क्योंकि जब भी सेल वॉल मिलती है तो वो कार्बोहाइड्रेट रिच ही होती है, वो 100% श्योर है। लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। लाइकन एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, आपको पता होगा, जहाँ पे एक फंजाई और एक साइनोबैक्टीरिया या फिर ग्रीन एल्गी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बना लेते हैं और एक दूसरे के साथ में असेंशियल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, है ना। लाइकन हैज़ 2 म्यूचुअलिस्टिक ऑर्गेनिज्म। अब ये जो 2 म्यूचुअलिस्टिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें कौन कौन आता है, एक म्यूचुअलिस्टिक ऑर्गेनिज्म इसमें आता है फंजाई। फंजाई कैसे हाइफा होते हैं, जो हम येलो कलर से बना रहे हैं, ये फंजाई के हाइफा हैं। इन फंजाई के हाइफा में जगह जगह पर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, ब्लू कलर से, जगह जगह पे प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया या फिर ग्रीन एल्गी। तो ये हमारे पास में फंजाई पार्ट हो गया, फंगल पार्ट हो गया, और ये जो ब्लू कलर से डॉटेड हमने बनाए हैं, दीज आर एल्गल कंपोनेंट, एल्गल पार्ट। इनका काम भी अलग अलग होता है, इनका काम भी डिवाइडेड होता है। अगर हम सॉइल की बात करें तो फंजाई का काम होता है सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स एब्जॉर्ब करना। तो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लस मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है ना। वहीं पे अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी का काम होता है CO2 को फिक्स करके फूड बनाना, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाना। क्योंकि इन दोनों का काम डिवाइडेड है, इसी वजह से इनका नाम भी अलग अलग होता है। एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट बोलते हैं, फाइकोबायोंट बोलते हैं, और फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायोंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम इनका नाम भी अलग अलग देते हैं, फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट। यहाँ पे यही पूछा गया है कि इनमें से जो 2 कंपोनेंट लाइकन के होते हैं, विच ऑफ दीज इज फोटोसिंथेटिक। तो कौन सा फोटोसिंथेटिक है, एल्गल कंपोनेंट, जिसको हम फाइकोबायोंट भी बोलते हैं। तो एल्गल या फिर जो साइनोबैक्टीरिया कंपोनेंट होता है दैट इज फोटोसिंथेटिक, जबकि जो माइकोबायोंट फंगल पार्ट होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करता है, सॉइल से मिनरल्स एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा होता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता।